दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां पर हम लोग कुल 15 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक साथ 15 विषय पर चर्चा, इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलने वाली। जो भी बच्चे समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करेंगे। हिंदी की और जीएस की दोनों क्लासेज है। तो आज जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों जीएस की क्लास है और आज हमारा 25वां लेक्चर है। हम लोगों के पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर में जो सवाल पूछे गए उन सवालों को मैं देता हूं और उनसे कई सारे सवाल मैं पैदा करता हूं कि अगली बार आयोग उन्हीं सवालों को तोड़ करके आपसे कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। इससे दो फायदा होता है। एक तो दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए आपके पास प्रश्नोत्तर की श्रृंखला तैयार होती है। दूसरा क्या है कि चारों ऑप्शन की व्याख्या हो जाती है, यानी जो बचे खुचे ऑप्शन है उनके बारे में भी आप चर्चा कर पाते हैं और डिटेल में हम जो है क्वेश्चन का ओवरव्यू कर पाते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है उस सवाल को लेकर के एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी क्लास आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। एक बार आप ज्वाइन कीजिए, पसंद आए तो दूसरी क्लास देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए। बहुत सारी क्लासेज, अब तक 25 क्लास हो चुकी है। हिंदी में तो दोस्तों 60 प्लस क्लास हो चुकी है। समीक्षा अधिकारी के लिए जो क्लासेस दी गई हिंदी विषय में वो 60 प्लस क्लासेज आपको दी जा चुकी हैं। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। मैं कहता हूं ना, आप एग्जाम की तैयारी छोड़िए, आप विषय की तैयारी कीजिए। एक बार विषय को पढ़िए और इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से दोस्तों समीक्षा अधिकारी के लिए दो विशेष किताबें तैयार की गई थी। एक बार आप इसे लेकर देखिए, शानदार किताबें। ठीक है, समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस की किताब और हिंदी की किताब अपने आप में बेहतरीन किताबें। जिन बच्चों ने लिया होगा उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। अगर सवाल आपको आसान लगे इसमें मेरा दोष नहीं है, या सवाल कठिन लगे तो भी मेरा दोष नहीं है। भाई परीक्षा में जो पूछा गया हम उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। और सवाल क्या, ध्यान से सुनिए कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? जी हां दोस्तों, तो याद रखिएगा कोई युद्ध का ग्रंथ नहीं है, कोई शब्दों का संकलन नहीं है, कथाओं का संकलन नहीं है। ऋग्वेद में क्या दिया गया? स्रोत दिए गए हैं। क्या दिए गए? स्रोत। ठीक है, स्रोत दिए गए, मंत्र दिए गए हैं कि किस तरह से हम पूजा पाठ करें। ठीक है, अच्छा पूजा पाठ भी मत करिए, एक शब्द यहां पर देता दोस्तों कर्मकांड। ध्यान से सुनिएगा, पूछता है कर्मकांड के बारे में दोस्तों किस वेद में बताया गया है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? यजुर्वेद में। क्या बताया गया है? कर्मकांड के बारे में यजुर्वेद में बताया गया। ठीक है, इसलिए हम पूजा पाठ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल स्रोत शब्द का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे स्रोतों का संकलन है। और याद रखेगा ऋग्वेद को दोस्तों आदिवेद कहा जाता है। आदिवेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों में दोस्तों सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर सवाल यह आ जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, ठीक है, कौन सा वेद नया है, ठीक है, या सबसे अंतिम में जिसका निर्माण किया गया, तो उसका नाम है दोस्तों अथर्ववेद। क्या नाम दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? तो अथर्ववेद में क्या क्या बताया गया दोस्तों? जादू टोने के बारे में बताया गया है, जादू टोने के बारे में बताया गया है, अंधविश्वास से संबंधित तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है और इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा का उल्लेख किया गया। चिकित्सा शास्त्र भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जादू टोना, दूसरी तरफ मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। जी हां, हम अथर्ववेद की बात करते हैं। एक सवाल और देता है, यजुर्वेद जो है दोस्तों याद रखेगा ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि जो सामवेद आप पढ़ते हैं ना, वेदों की संख्या कितनी? 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? याद रखेगा ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। ये सामवेद को दोस्तों ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, सामवेद संगीत से। तो बच्चे समझते हैं कि संगीत है तो गद्य पद्य ही हो जाएगा। नहीं, गद्य पद्य वाली बातें यजुर्वेद से संबंधित है, संगीत वाली बातें सामवेद से संबंधित है। यहां उड़ने वाला रन नहीं रहेगा। ठीक है, सामवेद से संबंधित है और कर्मकांड वाली बात यजुर्वेद से संबंधित है। चिकित्सा जादू टोना की बात अथर्ववेद से संबंधित है और स्रोतों का संकलन किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, मेरे दिमाग में जितने सवाल बन रहे हैं मैं उन सभी सवालों को आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और आगे देखिए, लिख रहा है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा? ठीक है, तो बताया तो सबसे पुराना कौन सा दोस्तों? याद रखेंगे ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद आदिवेद का दर्जा दिया जाता है। पहला सवाल है, लिख रहा ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी? कितने मंत्रों का दोस्तों उल्लेख किया गया है? तो याद रखेगा
10,580। कितना दोस्तों? 10,580 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को ही तो ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के ऋचाओं या मंत्रों को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला या उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। ये सारे अच्छे सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर में आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास से मिडावल हिस्ट्री का सवाल है। यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया। देखिए, मैं आपसे कहता हूं बार बार ना कि हम प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, कभी डाउट नहीं रहेगा। मेंस को लेकर जो हम डर हमारे अंदर बैठा होता कि भाई मेंस परीक्षा है, वो डर हमारे अंदर आएगा ही नहीं, शुरू से नहीं आएगा, क्योंकि हम प्री मेंस को एक साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है, सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वही व्यक्ति व्यवस्थित कर सकता है जिसको सभी घटनाओं के सन के बारे में पता हो। तो मोटी मोटा याद करिए, अगर हम कन्नौज के युद्ध की बात करते हैं तो कन्नौज के युद्ध को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आई बात समझ में? उसी तरह से जो चौसा का युद्ध है, ये कब लड़ा गया था? ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। उसी तरह से खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, सन 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो तालीकोटा का युद्ध लिखा दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। अब आप यहां पे सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो होगा चौसा का युद्ध, यानी आएगा उत्तर में क्या? पहले 2 आएगा, फिर आएगा कौन सा? चौसा नहीं, सबसे पहले आएगा खानवा का युद्ध 1527। ठीक है, उसके बाद आएगा चौसा का युद्ध, उसके बाद आएगा बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध, और अंतिम में आएगा तालीकोटा का युद्ध। 4 2 1 3 उत्तर होगा, 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ है? तो याद रखेगा, खानवा का युद्ध बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच हुआ है। ठीक है, यहीं से एक सवाल देता दोस्तों, पहली बार दोस्तों बाबर ने यहां पर याद रखेगा जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, किसका नारा? जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने दिया था। कब दिया था? जब खानवा का युद्ध हो रहा था राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में। कब हो रहा था ये युद्ध दोस्तों? याद रखेंगे 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया है हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी। ठीक है, हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया और शेर शाह सूरी इस युद्ध को जीत लिया था। यहां बाबर जीता था, राणा सांगा हारे थे, यहां हुमायूं हारा था और शेर शाह सूरी जीता था। और चौसा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1539 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरह से कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखेंगे कन्नौज का युद्ध हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पुनः शेर शाह सूरी विजयी हुआ, हुमायूं हार गया और हार करके उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। यह युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, इसके बाद तालीकोटा के युद्ध याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर वर्सेज विजयनगर के पड़ोसी जो राज्य थे दोस्तों, जैसे जो दक्कन सल्तनत के अंतर्गत आते थे, दक्कन सल्तनत। ठीक है, ये दक्कन सल्तनत के साथ कई सारे लोग थे, इनके मध्य लड़ा गया। ठीक है, इस युद्ध को दोस्तों क्या नाम देते हैं? इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सन 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इतना डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो एक तो मन गदगद होगा, अच्छा फील हो रहा होगा ना कि हाँ सर पूरी बातें हमने कर लिया, कौन जीता, कौन हारा, कब लड़ा गया, किसके बीच हुआ। फिर यहां तो छोटा सा सवाल था कि केवल आपको ईयर सेट करना था। ईयर कब सेट होगा? जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी तो ईयर सेट होगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। सवाल दे रहा दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 का सवाल है, लिख रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं विचार, थोड़ा छोटा है, मैं आराम से पढ़कर आपको सुनाता हूं। कथन दे रहा और कारण दे रहा। कथन ए दे रहा कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया। किसने? ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, यह कथन है। कारण लिख रहा है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में
कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा होता था। बिल्कुल सही। मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, याद दिलाऊं, तो अंग्रेजों के द्वारा इस तरह से दो चीजें लाई गई थी। एक तो आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? मार्ले मिंटो सुधार। ये जो मार्ले मिंटो सुधार आया, ठीक है, ये आया था दोस्तों 1909 में, जिसे हम दोस्तों भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत दोस्तों पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? पहली बार मुस्लिम के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई ये। और आगे चल के फिर दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया? 1932 में, ठीक है, 1932 में, याद रखेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यही चाल चला हमारे साथ। ठीक है, देखिए ये हमें और आपको बांटने के लिए चाल होता है। लोगों को यह एहसास दिलाया जाता है कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। ठीक है, देखिए जो भूत की चीजें हैं, जो समय बीत चुका है, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो कभी आने वाले समय को हम अच्छा नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम आने वाले समय को कितना उज्जवल कर सकते हैं, कितना निखार सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया ये मैटर नहीं करता। कई बच्चे ने इस बात को लेकर, मैं अगर इसको मैं आपके रियल लाइफ से जोड़ के समझाऊं तो कई बच्चे इस बात को लेकर बहुत निगेटिव होते हैं कि सर हम तो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, हम तो कभी कुछ एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। भाई वो बीता समय था। आज के समय से, अभी से जो आपने ठान लिया, आप सब कर सकते हैं। व्यक्ति हर वो कार्य कर सकता है जो उसने ठान लिया, सोच लिया। बस रात दिन सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे ना, आपका दिमाग की जो तरंगे हैं ना, वो उसी दिशा में आपको लेके जाएंगी। सब अपने आप याद होने लगेगा, सब अपने आप सेट होने लगेगा। पता है, नंबर 1 बनना बड़ी बात नहीं है, नंबर 1 बने रहना बड़ी बात है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं तो कभी ये होता है ना कि यार हम इतने ऊंचाई पर आ चुके हैं ना, कभी यहां से पीछे नहीं जा सकते। उस स्थान को मेंटेन करना है, वहां से आगे बढ़ना, पीछे की तरफ नहीं देखना है। तो हमें हमेशा आने वाले समय की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों काम किया गया, अंग्रेजों के द्वारा ये बांटा गया कि किस तरह से जातियों में हमें बांटकर उलझाए रखें और ज्यादा समय तक उन्हें शासन करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है। आप कह सकते दोस्तों कि स्पष्ट ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण कौन दे रहा? आर दे रहा। आइए कुछ अन्य सवाल मैं बताता हूं। ये जो सांप्रदायिक पंचायत जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, इसी का एक और नाम है कम्युनल अवार्ड। क्या नाम दोस्तों? कम्युनल अवार्ड। ठीक है, ये भी शब्द याद रखेगा, यहीं से जुड़ा हुआ है। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 1932 में जिसका प्रावधान किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या प्रावधान था? तो इसमें देखिए 2 प्रावधान आप याद रखिएगा बेसिक रूप में अगर देखें तो। ठीक है, पहला क्या था दोस्तों? अल्पसंख्यक के लिए सीटें सुरक्षित। अल्पसंख्यक के लिए क्या करना दोस्तों? सीट यहां पर क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया, ताकि अल्पसंख्यकों को यह महसूस हो कि अंग्रेज हमारे साथ हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। मतलब जो उनके अपने थे वो अब क्या हो गए? अलग हो गए, और अंग्रेज यहां पर साथ देने वाले होंगे। ये इस तरह की रणनीति है। दूसरा क्या किया गया दोस्तों? दूसरा काम यहां पर किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये यहां पर दोस्तों दूसरा पॉइंट था। ये सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित तथ्य बता रहा हूं, 1932 में ये हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता दोस्तों? कौन इसका गॉडफादर है? तो याद रखेगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अरे जिसके समय में ये आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय भारत सचिव थे। मार्ले कौन थे? मार्ले भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो जो है ये उस समय वायसराय थे। ठीक है, तो याद रखेगा यही जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ, इस बात से परे हट करके? तो यहां पर दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ। जब अंग्रेजों ने अपनी चाल चली तो गांधी जी समझ गए। गांधी जी ने कहा, अरे बाप रे, ये तो जैसा मुसलमानों के साथ अंग्रेजों ने किया था और हमें और मुस्लिम भाइयों को अलग कर दिया गया, एक ऐसी लकीर खींच दी गई जो मुझे लगता अगले 100 साल में नहीं मिटने वाली है। हम चाहे कितना भी भाईचारा की बात कर लें, लेकिन कोई न कोई लकीर पर एक और कलम चलाकर उसे ताजा कर देता है। जेहन में बस गया है, दिमाग में बस गया कि नहीं ये गलत है। ठीक है, वो लकीर अंग्रेजों के द्वारा खींची गई, 100 साल से पहले मिटने वाली नहीं है। जब तक हमारी 2-4 जनरेशन आगे नहीं चली जाएगी ना, तब तक ये मिटने वाली नहीं है।
ठीक है, खैर अपनी जगह है। तो यहां पर गांधी जी को लगा कि तो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी अंग्रेज वैसा ही व्यवहार करें, तो जैसा मुस्लिमों के साथ खाका खींचा वैसे अल्पसंख्यकों के साथ भी एक खाका खींच जाएगा, और ये भी अगले 100 साल तक हमें चुनौती देता रहेगा। तो यहां पर जो अल्पसंख्यकों के एक तरह से गॉडफादर थे भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ महात्मा गांधी ने समझौता किया और पूना पैक्ट लागू किया कि नहीं, इस चीज से परे हुआ जाए। ठीक है, पूना पैक्ट आया 1932 में, इसको भी याद रखें, कभी इतिहास में आइए तो डिटेल में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के भूगोल से अगला सवाल है। ठीक है, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, करा सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली कहां पर? अब जिस बच्चे को पता होगा कि सिंगरौली जो है ये कहां पर है, ये सोनभद्र के पास में है, तो बच्चा आराम से बता देगा कि सर सोनभद्र के पास है, तब तो उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है? या उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की बात करते हैं। लिख रहा कोसी जल विद्युत परियोजना संयुक्त रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कोसी जल विद्युत परियोजना दोस्तों, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोसी नदी पर बना हुआ है। और बच्चा जानता है कि कोसी नदी का उद्गम नेपाल वाले क्षेत्र से है और नेपाल से होते हुए बिहार तक आता है। तो ये परियोजना में भी कौन शामिल होगा दोस्तों? याद रखेगा, इसमें नेपाल प्लस बिहार शामिल है। ठीक है, इस परियोजना का लाभ भी कौन लेता है? नेपाल बिहार। लिख रहा मध्य प्रदेश की प्रथम, क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम यहां पे था तो एक सवाल मध्य प्रदेश से देता हूं। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो याद रखेगा दोस्तों, गांधी सागर बांध। कौन सी है दोस्तों? गांधी सागर बांध परियोजना, यह मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। किस नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध बना हुआ है? तो यह क्या बताएंगे उत्तर? याद रखेंगे चंबल नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर यह गांधी सागर बांध बना हुआ है। लिख रहा उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन होता है। जैसे एक ऑप्शन दिया ना कि चलो सिंगरौली में जल विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन मान लीजिए सिंगरौली, ठीक है, मान लीजिए परीक्षा में आपसे सिंगरौली ना पूछकर कुछ और जानना चाहता, तो आप बता पाएंगे क्या कि और कहां पर होता है? बहुत जगह होता है। जैसे आपने रिहंद बांध सुना है कि नहीं? बताइए, रिहंद बांध से भी दोस्तों बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से एक सुना होगा ऊपरी गंगा नहर। क्या सुना होगा? ऊपरी गंगा नहर। यहां भी दोस्तों बांध बना करके जल विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसी तरह से पूर्वी यमुना नहर, कौन सा? ये उत्तरी था, ये ऊपरी था, ये पूर्वी है। पूर्वी, और ये गंगा था, ये यमुना है। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर पर भी दोस्तों बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से आपने राजघाट जल विद्युत उत्पादन का नाम सुना होगा, राजघाट बांध का नाम सुना होगा। ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन से संबंधित हैं। ये भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल देखते हैं। सवाल दे रहा दोस्तों, मेंस परीक्षा 2017 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? रूस में किसका उत्पादन नहीं होता है? तो रूस में कोयला का उत्पादन होता है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है, हीरा का उत्पादन भी होता है। यूरेनियम का उत्पादन दोस्तों रूस में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेगा, सर्वाधिक उत्पादक देश में नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों कजाकिस्तान का। जी हां, किसका नाम आता है? कजाकिस्तान का नाम आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा है। इसके बाद जाकर दोस्तों किसका नाम आता है? फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है और कनाडा का नाम आता है, वो बाद में आप जोड़िएगा, लेकिन शुरुआत में आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे कजाकिस्तान यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बाद में कनाडा और किसका नाम आ जाता है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाता है। ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नाम आ जाता है। आगे बढ़िए, लिख रहा है रूस के प्रमुख संसाधन हैं। रूस के प्रमुख संसाधन कौन कौन से, मतलब किस किस चीजों का उत्पादन रूस करता है? सामने तो लिखा हुआ है कि रूस जो है कोयला उत्पादन करता है, रूस जो है लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि इस पर टॉप पे नहीं है रूस, ठीक है, लेकिन ये सारा उत्पादन करता है। हीरा का तो है। लिख रहा हीरा, प्राकृतिक गैस, निकिल एवं एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो इसका उत्पादन दोस्तों मुख्य रूप से रसिया में होता है। सोना चांदी छोड़ दिए, चांदी का मैक्सिको में होता है, सोना का चीन में होता है, जबकि हीरा का कहां पर होता है दोस्तों? ये रूस में होता है। ठीक है, लिख रहा है सोना, कोयला, लोहा, मैग्नीज, जिंक, लेड, अभ्रक, ग्रेफाइट, इन सभी का उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? तो इनका उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं दोस्तों, जैसे हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये आपका मैक्सिको है, और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली,
दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, ठीक है, वहां पर दोस्तों तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, जनसंख्या नगरीकरण वाले चैप्टर से एक सवाल मैं आपको देता हूं, जरा ध्यान से पढ़ेगा। री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा दोस्तों? अनुसूचित जाति। अच्छा, यहां पर अनुसूचित जाति की बात किया, जनजाति की बात नहीं किया। जनजाति की बात करता तो आप एसटी की बात करते, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, इसलिए आप किसकी बात करेंगे? एससी की बात करेंगे। तो लिख रहा है दोस्तों, बताइए कहां की जनसंख्या क्या है दोस्तों? शून्य है, शून्य, ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी एससी जनसंख्या निवास नहीं करती है। लिख रहा है केरल में, नागालैंड में, सिक्किम में या असम में। मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा दोस्तों, पूर्वोत्तर का कोई राज्य है, अब आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य में आप पढ़ेंगे सिक्किम, असम, नागालैंड सब आते हैं, लेकिन नागालैंड दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड में कोई भी एससी जनसंख्या नहीं है, एसटी वाले हैं लेकिन एससी जनसंख्या वहां पर नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं, ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन याद रखेंगे यहां पर नागालैंड जो है जवाब हो जाएगा, यहां पर एससी जनसंख्या नहीं है। एक सवाल अलग से दे रहा है कि संपूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत? यहां पर जनजातियों के बारे में लिख रहा है, कितना प्रतिशत दोस्तों अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज है? तो याद रखेगा लगभग 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? याद रखेगा अनुसूचित जाति पूछा, जनजाति नहीं पूछा है। अब यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब कभी अनुसूचित जाति पूछे ना, आप उत्तर प्रदेश जवाब दो। क्या जवाब देना आपको? उत्तर प्रदेश जवाब देना, ठीक है। लेकिन ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, और दोस्तों सबसे कम अनुसूचित जाति वाला अगर पूछ रहा तो मिनिमम या अनुसूचित जाति यानी एससी वाला राज्य कौन सा है जहां पर मिनिमम है? तो मिनिमम में दोस्तों मिजोरम वगैरह कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, मिनिमम का अर्थ शून्य नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मिनिमम का अर्थ यहां पर शून्य नहीं है, मुझे जहां तक याद है दोस्तों यहां पर 0.1% है जनसंख्या, यहां पर कितना दोस्तों? अनुसूचित जाति का 0.1% है। तो इस तरह से दोस्तों हमें एक एक बात याद रखना है। मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब शून्य नहीं है। मान लीजिए सर एक पल के लिए शून्य पूछ दे, अभी यहां पे पूछा था शून्य ना, कि कहां कहां पर जनसंख्या, एससी की जनसंख्या कहां कहां पर शून्य है, सर पूछने को तो पूछ सकता है ना। तो जिस तरह से दोस्तों हमें सबसे पहले यहां किसको ध्यान देना होगा, पहले हम अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। तो याद रखेगा, अगर हम यहां पर ध्यान दें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में भी दोस्तों जनसंख्या क्या है? एससी की कोई जनसंख्या नहीं, शून्य है, एससी वाले शून्य है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे लक्षद्वीप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लक्षद्वीप की बात करेंगे, तो लक्षद्वीप में भी जनसंख्या क्या है? शून्य। 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर जनसंख्या क्या है दोस्तों? शून्य है, ठीक है। इसके अलावा आप 2 ऐसे राज्यों का नाम याद कर सकते हैं जहां पे जनसंख्या शून्य है, जिसमें से एक हमारे सामने दिया नागालैंड। क्या दिया दोस्तों? नागालैंड, यहां भी जनसंख्या शून्य है, ठीक है। प्लस दोस्तों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी, अरुणाचल प्रदेश यहां भी जनसंख्या शून्य है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी न्यूनतम पूछेगा तब आप हमेशा मिजोरम जवाब देंगे, क्योंकि मिजोरम में जनसंख्या शून्य नहीं है, 0.1% है। और इस 0.1% भी लगभग, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन यह भी संख्या दोस्तों लगभग 10 लाख के आसपास है। पूरे राज्य में यह संख्या जो 0.1% है दोस्तों, यह लगभग 10 लाख के आसपास है। आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, अगर कभी परसेंटेज वाइज पूछ दिया तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, मैं पूछ रहा हूं एससी का देखिए ये जो मैं इतना सवाल बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? कई सारे बच्चे होंगे कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एक बार फिर से मैं पूरे सवाल को रीड करने चल रहा हूं। सवाल इसमें पूछा था कि एससी की शून्य जनसंख्या कहां पर है? नागालैंड उत्तर था ना। मान लो नागालैंड ना देके अरुणाचल प्रदेश देता था तो वो भी तो उत्तर होता, क्योंकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर एससी की जनसंख्या शून्य है, एक भी एससी नहीं है, शून्य है। मान लो राज्य की बात ना करके यूनियन टेरिटरी की बात करते तो क्या करते? केंद्र शासित राज्य की बात करते तो क्या करते? तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में भी कोई एससी नहीं है, उसी तरह से लक्षद्वीप में भी कोई एससी नहीं है। अब मान लो यहां पर शून्य न पूछ करके न्यूनतम दे देता तो क्या करते? तो इन चारों को नाम नहीं लेना है, फिर आप मिजोरम बताते। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं को, मैं तो आपको ऑल क्लियर कर रहा हूं कि इसको और ध्यान से समझ लो। मिजोरम में 0.1% है, 0.1% जनसंख्या है,
और अगर सर्वाधिक पूछता तब उत्तर प्रदेश। अब एक नया सवाल आपको दे रहा हूं, मान लो आपसे पूछ दे किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता कहां की है, 80 की है। 80 की सर्वाधिक, 80 की क्या सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में, ठीक है। तो अगर प्रतिशत वाला पॉइंट लगा तो आप हमेशा याद रखना, आप अपना जवाब देना पंजाब। अगर प्रतिशत वाला पॉइंट रखा तो क्या जवाब देंगे दोस्तों, पंजाब जवाब दीजिएगा। बाद में हमसे ना कहिएगा कि सर हमने गलत किया सही किया। परसेंटेज अगर लगा मिल गया तो पंजाब जवाब दीजिएगा, बाकी आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित भारतीय संविधान का सवाल है। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो बताइए। लिख रहा है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ और घ के नीचे दोस्तों सब आर्टिकल होगा 3, उसमें दोस्तों किया गया। क्या यह सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, क्या यह ऑप्शन सही है? अब आपको चुनाव करना है। कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में पता नहीं होगा, फिर वो जवाब कैसे देंगे? आइए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं, देसी भाषा में समझेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखेंगे हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 243 डी 243 D3, ठीक है, D3 याद रखेगा। ये क्या करता है दोस्तों, ये महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करता है। किसकी बात करता है? महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करता है। और महिलाओं का आरक्षण है कितना दोस्तों, तो कहीं कहीं लिखा है 33% और कहीं पर दोस्तों इसी के जगह पे क्या लिख दिया गया है 1/3। तो 33% को 1/3 कहते हैं, तो याद रखिएगा ये। लेकिन एक सवाल और आता है, ये महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जो व्यवस्था है ये कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इसे किया गया? तो याद रखेंगे इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थान दिया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थान दिया गया, जो कि हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, उसके तहत दोस्तों आरक्षण वाली बात की गई। ठीक है, यानी जो पहला कथन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है दोस्तों ये गलत है कि उसके बाद प्रभावी नहीं रहेगा। ये पॉइंट गलत है। अब क्यों गलत है जरा हम इसके बारे में बता देते हैं। एक दूसरा अनुच्छेद है जो चर्चा करा दोस्तों, अनुच्छेद 334 के बारे में। ठीक है, मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं अनुच्छेद 334 क्या कहता है, नहीं तो आप इस लाइन को 10 बार पढ़ेंगे दिमाग में नहीं बैठेगा कि लाइन कहना क्या चाह रहा है, अनुच्छेद 334 बताना क्या चाह रहा है, ये क्यों गलत है, ये सही कब होता, ये सारा निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। ये कहा गया दोस्तों कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 1949 में एक यहां पर दोस्तों तथ्य जोड़ा गया, किसके लिए? SC प्लस ST, कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं सीधे सीधे यहां अल्पसंख्यक की बात किया गया। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात की गई और कहा गया दोस्तों इनके लिए जो आरक्षण होगा ये अगले 70 साल के लिए होगा। ठीक है, लेकिन 70 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी 2019 में 70 साल पूरे हो गए, गिनती कर लेना, 2019 में 70 साल पूरे हो गए, तो 2019 में दोस्तों पुनः 10 वर्ष के लिए इस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 19 में पुनः 10 वर्ष के लिए इस व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। तो ये पूरी लाइन है, तो ये इस वजह से दोस्तों यहां पर गलती हो रही है। आइए यहां पर पढ़ते हैं। देख रहे आप, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षित संख्या कितनी है, तो चाहे आप कहिए 1/3 या आप कहिए दोस्तों 33%। दूसरा लिख रहा, किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी SC या अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 243 घ 1 के द्वारा, 243 घ 1 में याद रखेंगे SC ST के लिए सीटें आरक्षित हैं और घ 3 में किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो घ 1 और घ 3 ये था ना, D1 करेंगे तो SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, D3 करेंगे तो महिलाओं के लिए आरक्षण। बह मत जाइए यहां 343 करके। ठीक है, 343 तो एकदम मत करेगा तो हिंदी वाले से आ जाएगा। ठीक है, ये 334 है, 43 नहीं है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल दे रहा है। यह प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है केवल वो आपको बता देना है। लिख रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उत्पादन दोस्तों किससे होता है, या आप कह सकते हैं अयस्क। ठीक है, इधर दोस्तों अयस्क का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इधर अयस्क का नाम लिखा हुआ, इधर धातु का नाम लिखा है। तो बॉक्साइट से दोस्तों एल्युमिनियम का होता है। क्या सिनेबार से कॉपर का उत्पादन होता है? क्या जिंक का उत्पादन कैलामाइन से होता है? और आयरन का उत्पादन हेमेटाइट से होता है। हेमे नहीं होता है, हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट होता है। तो क्या गड़बड़ दोस्तों, याद रखेंगे कॉपर। कॉपर का उत्पादन दोस्तों सिनेबार से नहीं होता है। सिनेबार से किसका उत्पादन होता है? तो पारा। सिनेबार का संबंध किससे दोस्तों? पारा से। ठीक है, आइए यहां बात करते हैं। लिख रहा है सिनेबार अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है दोस्तों? तो सिनेबार पारे का अयस्क होता है। किसका होता है दोस्तों? पारा का अयस्क होता है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों बॉक्साइट अयस्क अयस्क से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है दोस्तों? तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है, याद रखेंगे Al। ठीक है, Al से डिनोट करते हैं। जस्ता यानी जिंक दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखेंगे कैलामाइन से प्राप्त किया जाता है। किससे? कैलामाइन से। और लौह अयस्क के खनिज किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो याद रखेगा हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, इन सबसे दोस्तों ये लौह अयस्क के लिए खनिज का काम करते हैं। कई सारे हैं लौह अयस्क में, आप मैग्नेटाइट भी याद रखिए। हो सकता है आपसे जो है ये हेमेटाइट ना पूछ के मैग्नेटाइट दे दे। हो सकता है मैग्नेटाइट ना दे करके क्या लिख दे? लिनोमाइट दे दे। क्या दे दे? लिनोमाइट दे दे। तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे लिनोमाइट हो गया, जैसे सीडेराइट हो गया। आजकल परीक्षा में ये आता है। ठीक है, सीडेराइट। सीडेराइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो ये भी लौह अयस्क का उत्पादन दोस्तों इसी से होता है, सीडेराइट से। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, आपको सही सुमेलित करना है। यहां पर लिख रहा ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑब्जेक्सिक अम्ल। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कौन सा सूची यहां पर सुमेलित है। ठीक है, ये सवाल वैसे बायोलॉजी से ना करके दोस्तों इसको आप बॉटनी मान सकते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान का सवाल है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का यह सवाल है कि किससे दोस्तों क्या होता है। ठीक है, किससे क्या चीज होता है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ऑक्सीन। ऑक्सीन से क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीन जो होता है ये शिखर प्रधानता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसी तरह से ठीक है जो जिब्रेलिन है दोस्तों ये कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। उसी तरह से साइटोकाइनिन जो दोस्तों ये यही वाला है जो आपको याद होगा। ठीक है, साइटोकाइनिन। ठीक है, और ऑब्जेक्सिक जो है दोस्तों ये वृद्धि अवरोधक होता है। तो यहां पर मिलान करिए तो क्या हो जाएगा? पहले वाले में 4 होगा, दूसरे वाले में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑक्सीन का संबंध किससे दोस्तों? ऑक्सीन शिखर प्रधानता से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिखर प्रधानता। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, शिखर प्रधानता संबंधित है। उसी तरह से जो जिब्रेलिन है दोस्तों ये कोशिका वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोशिका वृद्धि से संबंधित है। उसी तरह से साइटोकाइनिन बच्चा जानता है, यह कोशिका विभाजन से संबंधित है। किससे? कोशिका विभाजन से संबंधित है। और ऑब्जेक्सिक अम्ल यह वृद्धि अवरोधक है। क्या दोस्तों? यह वृद्धि को नहीं होने देता, अवरोध करता है। ठीक है, तो वृद्धि अवरोधक है। नाम क्या दोस्तों? ऑब्जेक्सिक अम्ल। ठीक है, ऑब्जेक्सिक अम्ल। ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें भी लॉन्च की गई हैं। हमारा अभी एक नया पोर्टल आया है जिसका नाम है स्टडी 91 प्रो। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं स्टडी 91 प्रो के बारे में, एक बार आप स्टडी 91 प्रो का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए या फिर study91pro.com वेबसाइट पर आ जाइए। वहां जाकर दोस्तों आपके लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप अपनी परीक्षा के लिए या फिर आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं एक बार आप हमारे मॉक टेस्ट को टेस्ट तो कीजिए। यहां पर कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यहां पर 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज अलग अलग वैलिडिटी है। उस वैलिडिटी के लिए आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। शानदार है, ये आप विश्वास कीजिए। बाकी दोस्तों हमारे पास किताबें हैं, तो किताब अगर आप परचेज करते हैं तो बाई पोस्ट ये किताबें आपके घर तक जाती हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का डाउट है, कुछ समझना है तो यहां कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का सवाल दे रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सवाल है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सवाल दे रहा है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है।
क्या लिखा दोस्तों? उत्पादक कीमत सूचकांक। इस तरह से कई कीमत सूचकांक होते हैं, लेकिन ये किस चीज को मापता है? लिख रहा उत्पादिक नहीं होना चाहिए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, या उत्पादित वस्तुओं में सेवाओं के मामूली परिवर्तन को मापता है। मामूली से तो कोई मतलब नहीं है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के मामूली परिवर्तन को मापता है। मैंने कहा मामूली से कोई संबंध नहीं है, औसत परिवर्तन। ये कीमत सूचकांक किसे मापता है दोस्तों? ये एवरेज निकालता है। क्या निकालता है? एवरेज निकालता है। अच्छा, मान लीजिए एक सवाल आ जाए कि उत्पादन मूल्य सूचकांक जो है, ठीक है, ये कौन जारी करता है? अरे भाई, ये मूल्य लिख दिया, चलिए हम यहां पर कीमत कर देते हैं। आपको मूल्य या कीमत का एक ही अर्थ है। सूचकांक एक तरह का इंडेक्स होता है, ठीक है। लिख रहा है जो उत्पादन या उत्पादक मूल्य सूचकांक या कीमत सूचकांक, इसे कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसको जारी करता है एनएसओ। एनएसओ को क्या कहते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफिस बोलते हैं वैसे। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, ठीक है, याद रखेंगे। इसी के द्वारा दोस्तों यह इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल लिख रहा है कि खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को कौन मापता है? किससे? खुदरा, फुटकर की बात कर रहा है। खुदरा का तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? खुदरा का तात्पर्य हो गया फुटकर, और फुटकर के लिए सीपीआई जिम्मेदार है। कौन है दोस्तों? सीपीआई जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे सर सीपीआई क्या होता है? सीपीआई कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कंज्यूमर माने हो गया उपभोक्ता, प्राइस माने हो गया मूल्य, और इंडेक्स माने हो गया सूचकांक, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि यहां खुदरा की बात किया था, तो फुटकर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? उपभोक्ता होता है। निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। निर्वाह सूचकांक किसे कहते हैं? इसी का एक दूसरा नाम है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ही दूसरा नाम क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ही दूसरा नाम क्या है? अच्छा, मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इसी का नाम है, कुछ अलग से नहीं है, केवल परेशान करने के लिए दे रहा है। जिस बच्चे को पता होगा वो तो आराम से बता देगा, जिन्हें नहीं पता होगा वो चला जाएगा डाउट में कि सर इकोनॉमिक्स तो बड़ा कठिन होता है। देखिए, हमारे साथ पढ़ने का ये फायदा कि जब आप रोज हमारी क्लास में आते हैं तो रोज अपने सब्जेक्ट को टच करते हैं। जिस सब्जेक्ट से सवाल बनता है, आप घर बैठ के हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। विश्वास कीजिए, आप कहीं कितनी भी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। लेकिन स्टडी 91 पर 1 घंटे के अंदर ही आपको सारे सब्जेक्ट के सभी सवाल मैं दिखाता हूं। भले एक एक सवाल हम करते हैं, भाई 1 से 4 सवाल बता रहा हूं आपको, कुछ तो फायदा हो रहा है आपको। तो याद रखें, इस वजह से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। आगे बढ़िए, इन्वायरमेंट का अगला सवाल देखते हैं। मेंस परीक्षा 2016 में दोस्तों इन्वायरमेंट का सवाल पूछा गया था। कथन कारण दे रहा है, 2 कथन है, एक अभिकथन होगा और एक जो है कारण होगा, ठीक है। तो कथन दे रहा है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अरे भाई, क्या बवाल कर दिया। अच्छा, आप मुझे से एक बात ही बता दो, भाई हम पढ़ते हैं हर चीज एक दूसरे से जुड़ा है। आप उत्पादक को देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता से, फिर द्वितीयक से, फिर एक साइकिल बना हुआ हर चीज का। तो यहां पर सीधे सीधे जो बोल रहा है दोस्तों जुड़ा नहीं है या निर्भर नहीं है, ये तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दिया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए सही नहीं है। पहले ही दोस्तों क्या हो गया? ए सही नहीं है, और ए सही नहीं है यहां पर डी में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं दे दिया है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ए सही नहीं है, परंतु आर सही है। अब कारण वाले तक तो हम पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, भाई निर्भरता है, हर चीज एक दूसरे को प्रभावित करता है। चाहे जलमंडल को देख लीजिए, क्या जलमंडल वायुमंडल को प्रभावित नहीं करता है, या वायुमंडल जलमंडल को प्रभावित नहीं करता है, या ये दोनों थलमंडल को नहीं प्रभावित करते हैं, स्थलमंडल को नहीं प्रभावित करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो निर्भरता है, ये पहला पॉइंट ही दोस्तों गलत लिख दिया। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि पाचकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में कि दोस्तों 2 घटक होते हैं। एक घटक है जैविक घटक और दूसरा होता है दोस्तों अजैविक घटक। मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था आपको कि जैविक मतलब जीव, जहां जहां पे जीव हैं। जीव में जैसे जीव जंतुओं की बात कर दें, जैसे पशु पक्षियों की बात कर दें, पशु पक्षी की बात कर दें, या फिर दोस्तों बैक्टीरिया की बात कर दें, छोटे से छोटा जीव, हर तरह के क्या होते हैं दोस्तों? ये जैविक संसाधन में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अजैविक में क्या आता है? धूप आता है, वायु आता है, पर्वत आता है, नदी आता है, समुद्र आता है, ठीक है, समुद्र आता है। ये सभी तथ्य कहां आते हैं दोस्तों? ये अजैविक में आते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक
में आते हैं, ये पास्की तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक माने जाते हैं, जैविक और अजैविक। सवाल जब यहां से बनता है बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे लिखो, वातावरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कौन से कारक ऐसे हैं जो वातावरण को प्रभावित करते हैं? तो सबसे बड़ा कारक क्या दोस्तों? मानवीय क्रियाएं। क्या है दोस्तों? ये मानवीय क्रियाएं हैं जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। अब मानवीय क्रियाएं में क्या क्या हो सकता है? मानव के द्वारा जितने प्रकार के प्रदूषण किए जा रहे हैं, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो वो भी वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जितने भी तरह के प्रदूषण है, प्लास्टिक की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है दोस्तों? मानवीय क्रियाएं। या दोस्तों मनुष्य के द्वारा जमीन में क्या रासायनिक खादों का छिड़काव किया जा रहा है, या उन सब, मतलब आप तरह तरह से सोच सकते हैं, हर जगह पे तो मानव जो है प्रदूषण में लगा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है, पास्की का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, पास्की के जनक हैं, कौन जनक कहा जाता है दोस्तों? तो सर आर्थर टांसले को किसे कहा जाता है? सर आर्थर टांसले को क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं। याद रखेंगे, किसका जनक? पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है आर्थर टांसले को, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल है, मेंस परीक्षा 2013 में दोस्तों दिया गया सवाल एग्रीकल्चर का। निम्न में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? बच्चा बच्चा जानता है मसालों का बागान किसे कहते हैं, याद रखेंगे केरल को। अच्छा, ज्यादातर बच्चा ना यहां क्या सोचता है, कर्नाटक कर लें। अच्छा, कर्नाटक वाली बात क्यों उसके दिमाग में आती है? क्योंकि 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा दोस्तों आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 1498 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। किसकी सहायता से? अब्दुल मनिक के रास्ता दिखाने के बाद। अब्दुल मनिक नाम का दोस्तों एक नाविक था, उसके रास्ता दिखाने के बाद दोस्तों ये कहां पहुंचा था? कर्नाटक के कालीकट के तट पर पहुंचा था। वही कालीकट जिसे अब हम कोझिकोड कहते हैं, ठीक है, कालीकट पर पहुंचा था, जहां पर जमोरिन नाम के राजा ने उसका स्वागत किया था। जमोरिन राजा ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था। याद रखेंगे, ये कालीकट आया था। तो कालीकट आया तो मसालों के लिए, तो दिमाग में आता है कहीं मसाला के लिए कर्नाटक तो नहीं है? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक नहीं, केरल होगा आपका जवाब। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, ठीक है। ये वाली हिस्ट्री पढ़ के ना कर्नाटक मत उत्तर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, मसालों का राजा और रानी किसे कहते हैं? राजा रानी पूछ रहा है, बाग के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो मसालों का राजा कहा जाता दोस्तों किसे? राजा कहा जाता है काली मिर्च को। किसे कहा जाता दोस्तों? काली मिर्च को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? रानी कहा जाता है इलायची को। इलायची को क्या कहते हैं दोस्तों? रानी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे लिख रहा है दोस्तों साल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। साल्क सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो साल्क सिटी क्या है? साल्ट सिटी बोलना चाहिए, साल्ट सिटी, ठीक है, साल्ट सिटी यानी नमक का प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे गुजरात को कहा जाता है। किससे कहा जाता है दोस्तों? गुजरात को। गर्म मसालों तथा पाक जड़ी बूटियों से संबंधित समिति है, एक समिति है दोस्तों जिसका नाम है कोडेक्स समिति। बहुत अच्छा सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, कोडेक्स समिति। कभी अगर परीक्षा में इस तरह, ये आयोग के लेवल का सवाल है, ठीक है, कि मसालों तथा पाक जड़ी बूटियों से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? कोडेक्स समिति कहते हैं दोस्तों। नंबर 1 सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, हो सकता है परीक्षा में आयोग यहां तक आपसे सवाल कर दे, तो ये सवाल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कृषि से संबंधित सवाल है। आगे बढ़िए, साइंस टेक के सवाल देखते हैं। ये सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर स्थित है? लिख रहा अहमदाबाद में है, देहरादून में है, श्रीहरिकोटा में स्थित है, या उपर्युक्त में से कहीं भी स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये रिमोट सेंसिंग कहां पर है? ये देहरादून में स्थित है। इसी तरह से सवाल और आता है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित दोस्तों? यह भी देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह कहां पर? तो जो आपके ऑप्शन में श्रीहरिकोटा लिखा हुआ है, यह श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है? अगर अनुप्रयोग केंद्र पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में अलग अलग जवाब देंगे, कोई बेंगलोर बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। अहमदाबाद में भाई, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्या आप कहेंगे बताइए?
अहमदाबाद गुजरात में क्या स्थित है दोस्तों, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। ये आप ध्यान देंगे तो कुछ सवाल थोड़ा लीक से हटकर भी पूछे जाते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं। यही एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1969 में दोस्तों इसरो की स्थापना हुई है, एक पॉइंट याद रखेगा। और कभी परीक्षा में अगर डीआरडीओ के बारे में पूछता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, तब आप क्या बताएंगे, 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। दोनों तथ्य आपको याद रखना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। लिख रहा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। कार्यबल का प्रतिशत मतलब समझते हैं, मतलब टोटल उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है। अब बच्चों को ही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी, ठीक है। अगर हम यहां कुल जनसंख्या की बात करें और कुल जनसंख्या का आंकड़ा वर्ष 2011 के अनुरूप देखा जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी। अब आपसे सवाल एक करा कि बताइए उस 20 करोड़ जनसंख्या में कितनी कार्यबल जनसंख्या है, मतलब जो कार्यशील है, जो किसी न किसी तरीके से कार्य में लगी है। तो याद रखिएगा एक मोटा आंकड़ा याद रखेगा, एक चौथाई से थोड़ा सा कम, एक चौथाई याद रखे, मैंने ऐसे याद रखा, ठीक है। लगभग एक चौथाई, इसका लगभग कितना, चाहे आप 25% बोलिए या 25% को क्या कर दीजिए, एक चौथाई, यानी 5 करोड़ के आसपास दोस्तों, 5 CR के आसपास, थोड़ा सा कम ज्यादा, ठीक है, यही आंकड़ा है। तो 5%, ये 1/4 के आसपास कौन आ रहा है दोस्तों, ये 23.7%। ये कार्यबल जनसंख्या की बात कर रहा हूं, जितना कार्यबल जनसंख्या कहिए या कहिए आप कार्यशील जनसंख्या, कार्यबल या फिर कार्यशील जनसंख्या कितनी है दोस्तों, मतलब जो किसी न किसी तरीके से कार्य में लगी हुई जनसंख्या है, वो है दोस्तों कितना, याद रखेंगे वो जनसंख्या है 5 करोड़ के आसपास। तो याद रखेंगे 23.7%। अब हो भी क्या होगा, ये 5 करोड़, ठीक है। आगे देखिए, भारत की कितने प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पूरे भारत की आबादी कितनी दोस्तों, तो लगभग 120 करोड़ है, ठीक है, 121 करोड़, 120 करोड़, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। उसमें से दोस्तों कितना उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो याद रखेंगे 16.49%, ठीक है, लगभग 16.5%। लिख रहा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है दोस्तों, तो 60 लाख प्लस की जनसंख्या है प्रयागराज में। कहां पर दोस्तों, प्रयागराज जो जनपद है, यहां की जनसंख्या 60 लाख से अधिक है, ठीक है। उसी तरह से सबसे कम जनसंख्या कहां की है, तो याद रखेंगे 9 लाख की जनसंख्या, ये न्यूनतम जनसंख्या है महोबा की। कहां की है दोस्तों, महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसकी जनसंख्या कहां है, सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, कुल 75 जिले हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है दोस्तों विविध से, ठीक है, यानी जो कहीं नहीं आया उसको मैंने विविध में रखा, ये हमारा आखिरी चैप्टर है, ठीक है। तो विविध का यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। बच्चा जानता है कि महाकुंभ मेला जो है ये 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है, जबकि अर्धकुंभ मेला हर 6ठे वर्ष आयोजित किया जाता है। तो अर्धकुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों पर होता है दोस्तों, तो याद रखेगा 6ठे वर्ष, ठीक है। 6वें वर्ष में दोस्तों क्या होता है, अर्धकुंभ मेले का आयोजन होता है। वर्तमान कुंभ मेले का आयोजन का श्रेय किसे, वर्तमान जो कुंभ मेला लगता है इसका आयोजन का श्रेय किसको है, जो इस समय लगता है दोस्तों, तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के काल से दोस्तों ये चला आ रहा है। हर्षवर्धन जी को इसका श्रेय जाता है। किसे श्रेय जाता है दोस्तों, इसका श्रेय जाता है हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन राजा थे ना वर्धन काल में, ठीक है, 642 ईस्वी, वो याद रखिएगा। कुंभ मेला कितने शहरों में लगता है दोस्तों, तो 4 शहरों में लगता है। कहां लगता है दोस्तों कुंभ मेला, तो आइए इसकी बातचीत करते हैं। याद रखेंगे कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, कुंभ मेला दोस्तों नासिक में लगता है। नासिक दोस्तों कुंभ मेला का मूल स्थान माना जाता है, जहां से इस मेले की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, और अंतिम में याद रखेगा कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, ठीक है। ये 4 शहर हैं जहां से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो नासिक से मानी जाती है। कभी आइएगा इतिहास में चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह आपको निःशुल्क पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंडरिटन नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप डाउनलोड करेंगे, खुद से प्रिंट निकालेंगे। लेकिन अगर किताब खरीदते हैं तो किताब बाय पोस्ट आपके
घर जाती है। ठीक है, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और इसी तरह से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। ठीक है, क्लासेस कभी थोड़ा अप डाउन हो जाता है, लेकिन पूरा शिद्दत के साथ दोस्तों चीजों को पढ़ाया जाता है। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज अगर आप लगातार देखते रहे ना, आपका जीएस पर इतनी कमांड बन जाएगा, इतना बढ़िया जीएस तैयार हो जाएगा कि फिर क्या ही कहना। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, क्लास अच्छी लगी हो ना, नितिन सर के लिए 2 शब्द लिखिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, ये सब छोड़ करके 2 अच्छे शब्द लिखिए दोस्तों, कुछ भी 2 लाइनें लिखिए हमारे लिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, नितिन सर कैसा पढ़ाते हैं, ये लिखिए। लाइक जरूर से कीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।